गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, ये दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ का भाग है जिसे आप संपादकीय के नाम से जानते हैं। और जो आज का कंटेंट है वो है इतिहास में गुम बलिदान की गाथाएं, देश की आज़ादी की लड़ाई में कई शहीद नहीं बन सके, पाठ्यक्रम का हिस्सा। तो आप देख सकते हैं लंबे समय से इस पे जिस प्रकार से शोध का विषय बना हुआ है, उसके बाद हमारे जो बड़े बड़े आइडियोलॉजिस्ट हैं वो इस बात को लेकर कई बार वाद विवाद करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिबेट करते रहते हैं कि किसकी कितनी प्रमुखता होनी चाहिए हमारे भारतीय इतिहासों में। हमारी परंपरा परंपरा वाली जो पुस्तकें हैं, हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, असल में उनको वो स्थान, वो सम्मान नहीं मिला है। अब समय आ गया है कि उन चीज़ों को बदला जाए और जिसको जो स्थान मिलना चाहिए उसको देना चाहिए। पता है आपको, पहले के जब इतिहासकार इतिहास लिखते थे, जब हमारे देश में चीज़ों को लिखा था तो वो सारी चीज़ें सुरक्षित थी। उसके बाद जब हमारे देश को उपनिवेश बनाया गया या फिर मुग़लों के द्वारा 800 साल तक लूटा गया, ब्रिटिशर्स के द्वारा 200 सालों तक हम गुलाम थे, तो हमारे जितने भी संसाधन थे, हमारी किताबें थीं, हमारी बहुमूल्य चीज़ें थीं, अष्टधातु की मूर्तियाँ थीं, उन सारी चीज़ों को जो लूटने योग्य थीं उसे लूट लिया गया, अपने देश में ले जाकर खड़ा कर दी हैं। उससे पूरा विरासत और जो हमारी संस्कृति थी, जो परंपरा थी, जिसे दुनिया लोहा मानती थी कि हाँ, यदि इस तरह की पुस्तकें भारत से बाहर जाएंगी तो पूरे समाज का एकीकरण कर देंगी, एक अलग समाज का निर्माण कर देंगी। ठीक, उसके बाद कभी भी जो हमारे शत्रु थे वो कभी नहीं चाहते थे कि ये सारी ख्यातियाँ हम भारतीयों को मिले, हम भारतीय उपन्यासकारों को मिले, लेखकों को मिले। उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने पूरा जला दिया। जो असल में नहीं करना चाहिए उन्होंने वो किया। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में आग लगा दिया, किताबों को नष्ट कर दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया। आज वो स्थिति देख रहे हैं, आज भी हम अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, कभी अयोध्या के नाम में, कभी बनारस पीठ के नाम पे, कभी फलाने के नाम पे, इनके उनके। ये सब क्या है? ये सब तांडव ही था। ऐसे ऐसे मुस्लिम शासक थे, ठीक है, जो हमारे हिंदू आस्थाओं को तितर बितर करके अपने मुस्लिम धर्म गुरुओं या मुस्लिम देवताओं देवियों का तीर्थ स्थल बना दिए। और हमारे जो है धर्म थे, हमारे जो देवता थे, वो कहीं ना कहीं बेचारे नीचे दबा दिए गए, उसके ऊपर अपनी इमारतें ये लोग खड़ी कर ली हैं। और आज वही चीज़ें हो रही हैं देश में। अब जब हमारा समाज जागा है तो उन्होंने कहा है जो हमारा जहाँ हम लेकर रहेंगे। जो हमारे एक समय था पाष्य काल में, जो हमारे साथ जिस प्रकार का कुछ लुटेरों ने हमारी संस्कृतियों, हमारे धर्म को नंगा करके समाज में रख दिया, अब समय आ गया है, यदि हम उस योग्य हैं तो हमें अपने धर्म, जहाँ जहाँ हमारे धर्म को इस प्रकार का हासिल किया गया, वो सारी चीज़ें हम लेंगे। आपको पता है उस समय भी हमारे देश में चटुकारिता परम काष्ठा पर हुआ करती थी, जैसे आज है। आज आपको लगता है कि सरकार के खिलाफ, अब बोलिए इतनी क्रूर तो सरकार नहीं थी कि 100-100 200 लोगों को साथ में जो है कि फांसी चढ़ा देती थी। पर आज जैसे आज की तरह नहीं थी ना सरकार। पहले लोग 200 साथ में फांसी लगा देते थे, अभी उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आज से 1000 गुना ज़्यादा क्रूर सरकारें थीं, किसी दूसरे दमनकारी देशों की सरकारें थीं। उन्हें ज़रा सा भी झिझक नहीं होता था कि नहीं ये कौन मर रहा है, किसी का बच्चा है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, क्योंकि वो किसी दूसरे धर्म से ताल्लुकात रखते थे, जो पूरी तरह से हिंसक हुआ करते थे, किसी दूसरे समाज से ताल्लुकात रखते थे, और उनका उद्देश्य यही था कि कितना हम यहाँ से लूट कर ले जाएं। जैसे आज यदि सरकार के बारे में आप अनाप शनाप बोलें, कल के एक न्यूज़पेपर में हमने देखा था, एक लड़का छोटा सा कोई कमेंट कर दिया था और उसको जेल में बंद करवा दिए। तो जो राइट टू फ्रीडम है, जो बोलने की आज़ादी है, स्वतंत्रता, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो रही है। क्योंकि संविधान को ताक पर रख के जिस प्रकार से एक है ना अपनी खुद की सरकार चलाना, ये कहीं ना कहीं भारत जैसे देश के लिए डूबेगी। आप करिए, मैं मानता हूँ, चलिए मोदी सरकार अच्छा है, ठीक है, योगी सरकार अच्छा है, पर बात यह है कि मित्रों, इनके नीचे जो लोग लगे हुए हैं ना, वो भारत जैसे देश को पूरी तरह से अस्थिर करने के प्रयास में लगे हुए हैं।
किसी को थोड़ा सा यदि प्रिविलेज दे दिया जाए ना तो सोचता कि अब हम ही मुख्यमंत्री, हम ही मोदी, हम ही सब हैं। और उसके बाद प्रशासन का जिस प्रकार से आम आदमी के ऊपर प्रताड़ना हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं बताइए। चलिए आगे चलते हैं। तो ऐसे ही लोग लिखे थे, जैसे आज लोग संपादकीय में लिखते हैं ना, मोदी जी ये, योगी जी ये, फलाने वो। सबका अपना अपना न्यूज़पेपर है, सबका अपना अपना टीवी चैनल है। तो जब जिस राजनीतिक पार्टी के माध्यम से संचालन होगा जिस न्यूज़पेपर का, जिस टीवी का, तो उसके बारे में कभी गलत दिखाएंगे नहीं, उसके ही बारे में तो दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया बातें। तो पहले भी यही हुआ करती थी, यदि जिसके बारे में गलत दिखा दिया जाता था तो उसको फाड़ के फेंक दिया जाता था। वही आज है, जैसे एनडीटीवी का भी अधिग्रहण कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो चलिए आगे। भारत में जालियांवाला बाग जैसी जघन्य घटना से तो हर कोई परिचित है, पर देश में ऐसे अनगिनत अछूते स्थल हैं जहाँ की मिट्टी को चूमने और उसका तिलक करने का मन बार बार करता है। यह बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि देश की आज़ादी की खातिर उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देश को आज़ादी दिलाने के लिए न जाने कितने देशभक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, लेकिन वे न तो इतिहास के लेखन का हिस्सा बन सके और न ही पाठ्यक्रम का ऐसा ही एक स्थल है। मानगढ़ धाम राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित यह एक ऐसा स्मारक है जो गुरु भक्ति और देशभक्ति का को एक साथ दर्शाता है। तो पहले यहाँ पे दो घटनाओं का जिक्र करेंगे। पहली घटना का नाम था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो बता दें, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, जो सरकारी आंकड़े वो कभी भी सही दर्शाए नहीं गए, क्योंकि जब भारतीय चिंतनों को, भारतीय जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्हें जब इस चीज़ का ज्ञान होगा, पता चलेगा, तो वो आग बबूला करेंगे। वो चीज़ों को वैश्विक स्तर पर ले जाकर चीज़ों को बताएंगे कि ब्रिटिश के द्वारा ये क्रूरता और जघन्य अपराध हमारे भारत जैसे देश में किया जा रहा है। इस वजह से दोस्तों उन्होंने सरकारी आंकड़े छिपा दिए हैं। कुछ दिनों तक जनरल डायर को डांटा गया, बट वो सब दिखावे की राजनीति थी। फिर जनरल डायर को ब्रिटेन में बुला के उसे उपाधि से सम्मानित किया गया। सोचिए, उसने भारत में जो कत्लेआम मचाया था, जिस क्रूरता के साथ उसने जघन्य अपराध किए थे, सामूहिक नरभक्षी का काम किया था, उसको उन्होंने कितना हाईलाइट किया कि अरे आप तो ये हैं वो हैं। मतलब एक उपाधि से सुशोभित करना, जहाँ दंड देना चाहिए इंसानों की बलि के लिए, उसे क्या किया जा रहा है, उसे सम्मान दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। अब इसमें बात देखिए, दूसरी घटना राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित यह एक ऐसा स्मारक जो, अब देखिए यहाँ भी वही हाल है। अब देखिए यहाँ पे करीब 100 साल पहले 17 नवंबर 1913 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर गुरु का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्र हुए हजारों गुरु भक्तों को ब्रिटिश सेना ने मौत के घाट उतार दिया था। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर आदिवासियों के इस प्रमुख तीर्थ स्थल को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया। मानगढ़ धाम में जो नरसंहार हुआ वह अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता की पराकाष्ठा थे। वहाँ करीब 1,500 महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं को घेर कर मौत के घाट उतार दिया गया था। यह शायद पहली बार है जब देश ने मानगढ़ धाम के बारे में विस्तार से जाना। तब आप देख सकते हैं कि मैं आपको बता दूं एक चीज़, ये ऐसी घटनाएं हैं इतिहास की जिनके बारे में कुछ महान लेखकों, चिंतकों ने लिख लिया। क्योंकि उस समय हमारी जो आबादी थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, वो प्रत्यक्षदर्शी हुआ करते थे। फिर एक बातें दूसरे को बताते थे, उसके माध्यम से कुछ लोग पढ़े लिखे थे तो इतिहास के रूप में उसे संजो के रख लिए। पर आज भी हमारे इतिहास को किस प्रकार से नज़रअंदाज किया जा रहा है कि अब हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, फिर भी हमारी ये स्थिति है कि जिन लोगों के लिए हमारे देश में इतने प्राण गए, इतने लोगों की हत्याएं की गई निर्मम तरीके से, आज भी वो गुम है। तो अब ज़रूरत है, अब देश को ज़रूरत है कि जिन लोगों ने प्राण गंवाए उनका ये बलिदान कभी भी नाजायज़ नहीं जाना चाहिए। यदि अब हम सक्षम हैं, हमारी सरकारें हैं, तो ऐसे कार्यों का आह्वान हमें करना चाहिए जिससे जाति विशेष के लोग उत्साहित हों, आगे आएं और सरकार का मनोबल बढ़ाएं। अन्यथा उन्हें ही लगेगा भैया आज भी हम वही हैं। ठीक है, तो बता दें जिस प्रकार से मारा गया था अंग्रेज़ी हुकूमत की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। यहाँ लिखा है, अंग्रेज़ी हुकूमत ने इतना निर्मम, इतना निर्दयी तरीके से बच्चों को, बूढ़ों को,
नहीं मानेंगे, फांसी मतलब एक पेड़ था उसी पे लटका दिए, गोली मार दी है, ये स्थिति थी। जैसे जालियांवाला बाग में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने ये सोचा कि भैया अगर कुएं में छुप जाते हैं तो बच जाएंगे, और देखा देखी इतने लोग कुएं में कूद गए कि नीचे से ऊपर तक कुआं ही भर गया और सारे लोग मर गए। ये थी सरकारें। अब देखिए है इसी तरह का एक स्थल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में है, जहां अंग्रेजों ने एक साथ 52 क्रांतिकारियों को इमली के पेड़ पर लटका दिया था। सोचिए, बता दें जब आप कभी भी इस चीज़ को पढ़ा करिए ना तो थोड़ा सा महसूस किया करिए इन सारी घटनाओं को, कि अगर मैं प्रत्यक्षदर्शी होता तो कैसा होता। तब आपकी चेतना का विकास होगा। जब तक उस घटना से अपने आप को जोड़ कर नहीं देखेंगे, प्रत्यक्षदर्शी बनिए ना कि मेरी आंखों के सामने सारी घटनाएं हो रही थी, मैं वहाँ पे खड़ा था, तब जो आपको महसूस होगा, जो पीड़ा महसूस होगी, अपने लोगों को वहाँ पर रख कर देखिएगा, तब आपको लगेगा यार आज़ादी इतनी आसानी से तो नहीं मिली। इसीलिए बार बार लोगों के द्वारा जो कहा जाता है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों क्या कहना। क्यों लोग क्रांतिकारियों के गाने गुनगुनाते हैं, क्यों इन क्रांतिकारियों को याद किया जाता है, क्यों कुछ लोग मर गए यह कहते कहते कि जो असल में नायक हैं हमारे देश के, हमारे समाज के, राज्य के, उनको सच्ची जगह मिलनी चाहिए, इतिहास में जगह मिलनी चाहिए। ऐसे गद्दारों, मक्कारों को, ब्रिटिशर को, मुग़लों को हम लोग पढ़ पढ़ के थक चुके हैं। हमारे असल नायक की हम कितनी जीवन, कितनी उपलब्धियाँ, कितनी शिक्षा हम जानते हैं। ठीक, अब सोचिए ये क्रूरता है इमली के पेड़ पे। ठीक, अब ये देखिए आगे, यह स्मारक स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों का प्रतीक है। इसी तरह 1857 की क्रांति के दौरान रुड़की में अंग्रेजों द्वारा सैकड़ों देशभक्तों को वट वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई। दरअसल वहां के किसानों ने अंग्रेजी हुकूमत का कड़ा प्रतिवाद किया था। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने उनका दमन किया था। आज़ादी की शानदार विरासत को समेटे वह वट वृक्ष आज भी पूरी शान से खड़ा है। तो बताइए इस कहानी को कौन पढ़ा था किताबों में? क्या इस कहानी को अनिवार्य नहीं करना चाहिए? इसको बहुत ज़रूरी अनिवार्य करने का, कि हमारे देश का बच्चा बच्चा बलिदान के बारे में जाने, कि हमारे देश को आज़ाद कराने में जिन वीरों का हाथ है, जिन वीरों का योगदान है, वैसा वो बनेंगे। नहीं तो आजकल वही हैं। हमारे देश में यदि बॉलीवुड वाले चाहें तो इतनी फिल्में बनाई जा सकती हैं, पर इन सारी फिल्मों को नहीं बनाएंगे। हाँ, हालांकि कुछ भारतीय सिनेमा के जो कलाकार हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो लगे हुए हैं इस प्रयास में और काफ़ी अच्छा नाम कमा रहे हैं और एक नया कीर्तिमान को छू रहे हैं। पर दोस्तों, इससे उलट होकर जो आजनी गजनी के बारे में जो बॉलीवुड बना रहा है, वो कहीं ना कहीं अब धराशाही हो रहा है। क्योंकि हमारे देश की जनता जान चुकी है कि जो असल में हमारे हीरो हैं, जिनके बारे में वास्तविकता बताने की आवश्यकता, उनके बारे में बॉलीवुड प्रचार नहीं कर रहा है। ये गलत दिशाओं की तरफ प्रचार प्रसार कर रहा है, समाज को बांटने का कार्य कर रहा है। इसलिए आए दिन जिस प्रकार से बॉलीवुड फिल्मों का बहिष्कार हो रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। फिर ये लोग जाए किसी साउथ सिनेमा में काम मांगेंगे। कानपुर में 1857 में बीबी घर के अहाते में खड़े बरगद के पेड़ पर हुई घटना ने भी सबको हिलाकर रख दिया था, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा उसकी शाखाओं पर 133 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था। यह घृणित काम 25 जुलाई 1857 को हैवलॉक कर्नल नील ने किया था। कर्नल नील भारतीयों के लिए आह्वान था। नील के एक पत्र से उसकी क्रूर मानसिकता का पता चलता है। सोचिए, एक चीज़ बताएं, हमारे देश में यदि किसी का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, कोई उपेक्षित रहा है, किसी का दमन हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गरीबों का हुआ है, मज़दूरों का हुआ है। चाहे आज की बात हो, चाहे मुग़लों में स्थिति रही हो, चाहे ब्रिटिशरों में रही हो, यही हैं जो बेचारे तब से लेके आज तक पूरी आज भी पीड़ित हैं, शोषित हैं। पहले मुग़लों के द्वारा शोषण हो रहा था, फिर ब्रिटिशर के द्वारा शोषण हुआ, अब जो है भारतीय कुछ नेताओं, कुछ अमीरों, ठीक है, के द्वारा उनका शोषण हो रहा है। और जो बिचौलिए हैं ना, वो मुग़लों में भी खुश थे,
जब ब्रिटिश की सेनाएं तब भी खुश थे, और अब जो चीज़ें संचालित हो रही हैं, अराजक तत्वों की सरकारें चल रही हैं, आज भी वो खुश हैं, कैसा भी शासन प्रशासन, क्योंकि वो बिचौलिए का काम करते हैं। ठीक। पत्र में लिखा था कि मैं हिंदुस्तानियों को दिखा देना चाहता हूं कि हमारे द्वारा दिए दंड से उनकी रूह कांप उठेगी और वे उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। बीबी घर के फर्श पर जमे रक्त को कर्नल नील हिंदुस्तानियों से साफ कराता था। जो इससे इनकार करते थे उन पर कोड़े बरसाए जाते थे, उसके बाद उन्हें फांसी दे दी जाती। वह बूढ़ा बरगद आज भी 133 लोगों की आज़ादी का मूक गवाह है। ये पढ़ने से मात्र आपको कभी भी इन सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा। जो लोग कहते हैं ना कि मेरी तीसरी नेत्र खुल गई, मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी घटना के बारे में स्मरण करें तो वहाँ पे अपने आप को प्रत्यक्षदर्शी पाएँ। उसके बाद आप ऐसी चीज़ों को वर्णन करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, लगेगा कि यार आपकी जैसा वक्ता कोई है ही नहीं। ऐसा लगेगा कि आप उस घटना में शामिल थे या फिर एक जगह खड़े होकर सारी चीज़ों को देख रहे थे। ये स्थिति आपकी रहेगी। इसीलिए कहा जाता है थोड़ा ही पढ़िए, गंभीरता से और सही तरीके से पढ़िए। क्वांटिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन अ स्टडी, क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन अ स्टडी। ठीक। ये नहीं कि आज मैं 7 घंटे पढ़ा रहे, 7 घंटे से नहीं था, 7 घंटे में आपने कवर क्या किया है, वो ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए एक और है। इसी तरह बस्ती जिले के छावनी कस्बे में एक पेड़ पर तमाम क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी दी गई थी। आज भी वह कस्बा उनके बलिदान का गवाह है। वास्तव में 1857 में देश की आज़ादी की लड़ाई में कई लोगों ने बलिदान दिया था, लेकिन हमें उनमें से अधिकतर लोगों के नाम की जानकारी नहीं है। जैसे डुमरियागंज में 26 नवंबर 1858 को 80 से अधिक क्रांतिकारी अंग्रेजों से संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिसका जिक्र आज तक इतिहास के पन्नों में नहीं है। उस घटना के अनुसार ब्रिगेडियर कमांडर गोरखपुर को सूचना मिली कि डुमरियागंज से 1 मील दक्षिण में आम के बगीचों में लगभग 1000 क्रांतिकारी मौजूद हैं। और आपको बता दें 1000 क्रांतिकारियों में इक्का दुक्का बचे थे। और सरकारी रिपोर्ट की तो माने छोड़ दीजिए, सरकारी रिपोर्ट ने क्या क्या कहा। तो बता दें कभी भी किसी के शासनकाल में किसी प्रकार की बड़े पैमाने पर हिंसा होती है तो जो शासन का रिपोर्ट होता है वो पूरी तरह से गलत होता है। वो अपनी कमियों को छिपाने के लिए कि इतिहास में उसे कोई कोसे ना, गाली गलौज ना करे। ठीक है, इसलिए वो इस तरह की चीज़ों का अनुसरण करते हैं। तो देख सकते हैं कितनी घटनाएं हुई हैं। मात्र जलियांवाला बाग हमें याद है क्योंकि उसके बारे में हम कुछ लिख पढ़ चुके हैं, कई किताबों में हम जान चुके हैं। पर ऐसी घटनाओं का क्या जो जलियांवाला बाग से भी खतरनाक, भयावह, क्रूर भरी है। ऐसी घटनाओं का क्या जिक्र हमारे लेखन में नहीं होना चाहिए, इतिहास में नहीं होना चाहिए। तब हम पूछेंगे न उन ब्रिटिश वालों से, हमारी आने वाली नस्लें पूछेंगी, हमारे देश का युवा पूछेगा कि हम मुग़लों ने हमारे साथ क्या अत्याचार किया, किस चीज़ की पुनरावृत्ति हमें नहीं करनी है, क्योंकि हमने इतिहास में ऐसी पुनरावृत्ति की थी, हमें मुँह की खानी पड़ी। अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। त्याग और बलिदान के ऐसे स्थलों का उसी तरह स्मरण किया जाना चाहिए जैसे जलियांवाला बाग का किया जाता है। हालांकि यह तभी हो सकता है जब ऐसे स्थलों और बलिदानों को इतिहास का हिस्सा बनाया जाए और पाठ्यक्रम के जरिए नई पीढ़ी से परिचित कराया जाए। आज़ादी के अमृत काल में स्वतंत्रता के गुमनाम सिपाहियों को याद करके पीढ़ियाँ कृतार्थ होंगी। तो वही मैं बता रहा था कि जब तक इन चीज़ों के बारे में हमारे आने वाली जो है जनरेशन के लोग नहीं पढ़ेंगे, तब तक उनके अंदर जो एक चीज़ें हैं ना, ठीक है, क्रांतिकारियों के प्रति जो समर्पण है, जो प्रेम है, वो तब तक खुल के नहीं आएगा जब तक इन्हें पढ़ाया नहीं जाएगा। और जब ये चीज़ें पढ़ेंगे ना तो उनको पता चलेगा असल में हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर थे कि अब पूछिए मत। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।